जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी। उसके अंदर हमने चंद शॉर्ट क्वेश्चंस भी सीखने हैं, एमसीक्यू तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन शुरू से ही ये जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाला, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये लॉन्ग की बजाय ज़्यादा शॉर्ट के लिए प्रेफर किया जाता है। मतलब इसमें छोटे छोटे चंक्स बाय चंक्स हम लोग इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिससे हमें इसका जो है ना वो सारा सिनेरियो क्लियर होगा। यानी कि इसमें हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करनी है। ठीक है, तो वो रदरफोर्ड ने कैसे की, उसके पास्टुलेट्स क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके कंक्लूजन्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जैसे कि हमें पहले भी इसकी डिस्कवरीज के बारे में पता चल चुका है, वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने नाम दिया था। ऐसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज भी सजेस्ट इसी ने किया था, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हमने इसको ही क्रेडिट में देनी है। ठीक है, तो हुआ क्या, इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड nucleus present in an atom with other scientists। दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसने न्यूक्लियस को क्या किया? डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, पता लगाया कि ये कहां पर होते हैं, किस तरह का होता है एक्सपेरिमेंट से। अब इसके एक्सपेरिमेंट को ना हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसी एक्सपेरिमेंट से काफी चीजें हमने जो है ना वो सीखनी है। ठीक है, तो स्कैटरिंग में क्या चीज आती है? डिस्पर्स होना, मुड़ जाना, एक चीज सीधी आ रही है लेकिन अपने रास्ते से हट जाए, वो स्कैटरिंग में आती है। ठीक है बच्चा, अब इसमें ये देखना है कि कौन सी चीज है जो स्कैटर करती है और किस तरह करती है। अब सुनिएगा, हाई एनर्जी, इसमें अब एक्सपेरिमेंट में क्या है? a high energy beam of alpha particles produced from a radioactive सोर्स। रेडियोएक्टिव सोर्स का जैसे ही नाम आया हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। हो सकते हैं पोलोनियम, हो सकता है, ठीक है, पोलोनियम के साथ रेडियम, ये वो, रेडॉन, इस तरह की जो मतलब कि है ना वो एटम्स हम लोग यूज कर सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। वो मोस्टली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। लीजिए, from a radioactive source are fallen on a thin gold foil having थिकनेस ऑफ, अब इसको याद करने का तरीका, इसकी थिकनेस कितनी है? पॉइंट लगा के 4 जीरो लगाएं और फिर 4 सेंटीमीटर लगा दें। पॉइंट लगा के
0.1234 और फिर 4, ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कि बहुत ज्यादा थिन फॉइल हो गई ना, थिन गोल्ड फॉइल हैविंग थिकनेस ऑफ कैसे उसके ऊपर डाल रहे हैं? थ्रू अ पिन होल इन लेड। वो जो लेड की जैकेट होती है, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में पढ़ा था कि लेड के अंदर वो रखा था, उसके बारीक से सुराख से जो है वो हमने ये अल्फा पार्टिकल्स पास करवाने हैं, ठीक है। पहली बात, फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑफ जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड is used to detect the deflection of अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करने के लिए, देखने के लिए कि किधर को जा रही है, डिटेक्टर तो चाहिए ना, तो इसलिए वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाते हैं, यानी कि ये डिटेक्टर के तौर पे काम करती है, यानी कि चारों तरफ होती है, डिटेक्शन भी काम करेगी। अब मैं इसमें जरा चंद चीजें ऐड कर देता हूं। अब इसमें एक्सपेरिमेंट से ना ऑब्जर्वेशन क्या हुई है, तो पहले मैं ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं, देन मैं डायग्राम बना के फिर उसकी कंक्लूजन्स की तरफ आऊंगा, ठीक है। अब हमें यह पता चल गया कि हमने अल्फा पार्टिकल्स क्या करने हैं, बमबार करने, ठीक है, फॉल करवाने। किसके ऊपर फॉल करवाने? गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या है? इतनी है, ठीक है, ओके। ऑब्जर्वेशन, अल्फा पार्टिकल्स when strike या collide with zinc sulfide surface या plate, वो क्या करते हैं? They create flashes, which shows deflection, जिससे हमें उसमें होने वाली डिफ्लेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड के साथ हमने टकराना है, ओके, डिसाइड हो गया जी, जिंक सल्फाइड के साथ टकराना है, ठीक है। अब ये किस तरह टकराएगा? इसके टकराने के 3 अंदाज हैं, ठीक है। मतलब कि जब ये टकराया तो हमें 3 तरह की डिफ्लेक्शंस मिली, ठीक है जी। वो 3 तरह की डिफ्लेक्शंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ठीक है, most of alpha particles remain undeflected, जो इस तरह फेंके हैं बहुत ज्यादा सीधे गुजर गए, अनडिफ्लेक्टेड। some deflected at small angles, कुछ छोटे एंगल्स पे डाइवर्ट हो गए, और some were deflected back, उनमें से कुछ वापस ही मुड़ गए, वो सही कर गए, सही है। तो पहली बात, कुछ छोटे एंगल्स पर मुड़े, जो ज्यादा थे वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, और कुछ थे वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए, यानी कि आप उसे यूं कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो गए, आप उसे यूं कह सकते हैं कि वो क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हो गए, ओके। अब इनके वो डिफ्लेक्ट होना और रिफ्लेक्ट होने को हमने डायग्रामेटिक वे से देखना
है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग उसकी डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, ताकि हम लोग उसे कीनली ऑब्जर्व कर सकें। अब देखिएगा, हम लोग एटम्स बनाते हैं, और क्योंकि हम अब तो एटम में मौजूद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है ना, तो इसलिए अब उसे बनाना, समझना, समझाना हमारे लिए क्या है, आसान है। ये एक थिन फॉइल है, ये एक थिन फॉइल है। आपको पता है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो कि हर एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एवरीवन नो, लेकिन इसका पता नहीं था पहले, इसकी डिस्कवरी से पता चलेगा हमें। ठीक है, अब इसने कहा कि आप एक काम करें, यहां से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार करवाएं। यहां से अल्फा पार्टिकल्स बम्बार करवाएं। अब ये अल्फा पार्टिकल देखिए कैसे बम्बार होते हैं। क्या है, यहां पे ये टकरा के इधर चला गया, थोड़े से एंगल से ऊपर की जानब मुड़ गया। ये है, यहां से ये बिल्कुल सीधा गुजर गया, इसे कोई परवाह न ठहरी। ये आया यहां पे, ये बिल्कुल सीधा टकराया और किधर को मुड़ गया, वापस इमरान खान वाला यूटर्न ले लिया। इसके बाद ये भी आगे चला गया, इस तरह मोस्टली आगे जाएंगे, और ये भी ऐसे ही टकराया और साइड पे चला गया। अब ज्यादा जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये जो सामने चले गए हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। ये डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल कह लो या लार्ज एंगल कह लो, दोनों से चलते हैं, लेकिन ये लार्ज एंगल है असल में, यानी कि जहां सीधा रहा था वो मतलब एंगल मुड़ा 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 मुड़ा, ये इतना मुड़ गया, तो ये बहुत ज्यादा मुड़ा है, तो हम कहते हैं ये वाले तो डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड थे ना, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज एंगल। ये तो वापस ही मुड़ के आ गए, जब वापस ही मुड़ के आ गए तो हमने यहां से फिर इनका नाम आपको पता है, ये है अल्फा पार्टिकल्स, जिनको हमने अटैक करवाया है। सही है, और ये है जनाबे वाला गोल्ड फॉयल, हैविंग थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर। सही है, अब मोस्टली सीधे गुजर गए, कुछ टकरा के इधर को मुड़ते हैं। जो टकरा के जब इधर उधर को मुड़ेगा, जाहिर बात है कोई चीज सीधी जा रही है, वो टकरा के इधर को चली जाती है, इधर को चली जाती है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, कि वहां पे कोई ना कोई रुकावट है। और अगर मुड़ के वापस ही आ जाए तो इस रुकावट में कोई नई पेचीदा चीज है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है। तो ये आम बुक्स में तरतीब के साथ नहीं दिया गया, ये सिर्फ आपको इधर ही करवाया जा रहा है, तो इसलिए इसे गौर से जोर शोर से समझ लेना है। तो जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, अब उनके कंक्लूजन है। कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से ही हमने कंक्लूजन बनाना है। मोस्ट ऑफ them were undeflected, shows that there are large empty spaces in atoms.
उसने यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकालना शुरू कर दी। उसने कहा काफी ज्यादा रेस जो है ना वो सामने गुजर गई है बगैर किसी चीज के परवाह किए हुए। जब बगैर किसी चीज के परवाह किए हुए वो गुजर गई है, इसका मतलब है गुजरने के लिए रास्ता मौजूद है। रास्ता मौजूद है इसका मतलब एटम में इतनी जगह खाली है। यहाँ देखो ये सारी एम्प्टी जगह है, ये भी सारी खाली जगह है, तो यहाँ से जितनी मर्जी रेडिएशन गुजरते हैं। उसने कहा कि ये तो मसला ये साबित कर रहा है कि जो इसमें से गुजर गई है इसका मतलब इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो पहली ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला जी, इसके अंदर क्या होती है एम्प्टी स्पेसेस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नोट करते जाना है, दिमाग में बिठाते जाना है, समझते जाना है चीजें। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि सम डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो सुनिएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स shows that there is a hard या rigid कह लो, hard या rigid कह लो particle present in the center of एटम। सेंटर को वैसे ही क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, तो उसे हमने क्या कह दिया कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोल दिया न्यूक्लियस बोल दिया। ओके, दूसरा मसला हल हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, दो मसले हल हो गए। जब ये टकरा कर देखो, ये कोई चीज है पड़ी हुई रास्ते में, जब कोई चीज आनी है तो इसे टकरा के जरा साइड पे जाए, इसका मतलब इसमें से वो नहीं गुजर पाई, इसका मतलब ये रिजिड है, हार्ड पार्टिकल है। वो जो हार्ड सॉलिड पार्टिकल है ना, वो हमने कह दिया उसको क्या कह दिया न्यूक्लियस। और सारे का सारा मैस उसी के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि वही तो रिजिड पार्टिकल है। तीसरी और आखिरी, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा particle in backward direction shows that nucleus is positively charged। ये है मजे। क्या मजे हैं वो सुनिएगा कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी है। इसका मतलब ये तीनों ऑब्जर्वेशन फोकट में नहीं हमने पढ़ाई आपको। पहली ऑब्जर्वेशन ज्यादा जो है वो अनडिफ्लेक्टेड थे, इसका मतलब है इसमें काफी खाली जगह है जो आगे गुजारी जा रहा है। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात हमने कहा कि कुछ थोड़े छोटे एंगल पे मुड़ी है, वो थोड़े छोटे एंगल पे जो मोड़ आया वो कहता मोड़ क्यों आया, इसका मतलब रास्ते में कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया न्यूक्लियस। तो इसका मतलब दूसरे से मेरे तो क्या निकला न्यूक्लियस। ओके, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है, यहां पे तो था ना क्या नाम से बोलते हैं डिफ्लेक्शन थी सिर्फ, यहां पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। अब देखो बैक कौन आता है, ये बात सुनिए जरा। एक पार्टिकल इनर्शिया की वजह से टकराया है, अब इनर्शिया की वजह से उसने अपनी मोमेंटम आगे ट्रांसफर करनी, पीछे तो आने से रहा। आपके पास टेप बॉल होती है, वो जो बॉल होती है इसके अंदर एयर भरी होती है, आपसे जोर से दीवार से मारे वो बॉल कंप्रेस होगी, कंप्रेस होकर दोबारा बाउंस बैक होगी, यानी कि उसमें रिपल्शन होगी। गैसेस के पार्टिकल को हम कंप्रेस करेंगे, वो रिपेल करेंगे, जब वो रिपेल करेंगे तो वो दीवार से पीछे बढ़ती है, वापस आती है। इसका मतलब रिपल्शन होगी तो वो पीछे हटेगी, वरना वो वापस आने वाली नहीं होती चीज। तो इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। सिम सिम बॉल होता है, आप उसे मारते हैं वापस आता है, क्यों? वो कंप्रेस होकर रिपेल करता है बाद में, जब रिपेल करता है बाद, तो इसीलिए जब पार्टिकल वापस आया है, इसका मतलब जब ये इसके ऊपर टकराया, इसके ऊपर तो पहले ही आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो जब ये इसे टकरा के वापस आया, इसका मतलब है इनके ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज नाम की चीज है, सेम चार्ज है ना। तो अल्फा पे पॉजिटिव है, तो इसलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तभी उसे किधर को कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसके पढ़ने के बाद, कंक्लूजन्स के बाद, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें क्या दिया है? हमें सिंपल सी चीज, एक लॉ दिया है, पोस्टुलेट्स दिए। अब हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़ने, ठीक है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम उसके पोस्टुलेट पढ़ लेंगे। पोस्टुलेट पढ़ने के बाद उसके पोस्टुलेट में जो गलतियां हैं वो पकड़ेंगे,
गलतियां पकड़ने के बाद हम उसकी डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट थ्योरीज पेश करेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, वगैरह वगैरह। अब सुनिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये क्लियर कट मौजूद नहीं है लेकिन सिंपली बुक में एक्सप्लेन्ड फॉर्म में है, तो वो हम सिंपली ही उसे एक्सप्लेन करने का शर्फ हासिल करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम लोग उसके क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, पहला है पोस्टुलेट है, वो है प्लेनेटरी मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, एटम हैव प्लेनेटरी model like sun, in which electrons are present around the nucleus of atom। इसने ना प्लेनेट की तरह का मॉडल दे दिया। वो जो प्लेनेट है उसके अंदर जो सितारे हैं, अपना जो प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम सैयारे कहते हैं, सूरज के गिर्द घूमते हैं। वो कहता है ऐसे ही सूरज को समझ लो न्यूक्लियस, उसके गिर्द जैसे जमीन, ये नेपच्यून, प्लूटो, ये वो घूमते हैं, ऐसे ही ये घूमता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्लैनेट लाइक मॉडल है। अब मुझे बताओ, प्लैनेट्स तो ग्रेविटी की बेस पे चलते हैं ना, तो यही इसका डिफेक्ट आके जाके बनेगा। प्लैनेट तो चक्कर ही और है, यहाँ पे तो चक्कर ही और है। प्लैनेटरी मॉडल इसका मान लिया, इसके मुताबिक है, आगे जाके इसके डिफेक्ट को हम पकड़ेंगे। सही है। पहला इसने कहा कि ये प्लैनेट लाइक है, ओके दैट्स गुड। दूसरी बात, इसने साथ ही एक और बयान दिया कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है जी? न्यूट्रल है। इसका मतलब एटम as a whole is neutral particle because number of positive charges are equal to number of नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एज अ होल क्या हुआ? न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है इसके अंदर? इक्वल है। इसने कह दिया कि एटम क्या होता है बाबा? इक्वल होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है भाई? वो हमने आपको जिक्र कर दिया कि इसके अंदर दोनों चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? इक्वल। दैट्स गुड। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो इसने कहा कि जो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, किसी के साथ चिपके हुए हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है चक्कर? तो इसने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस remain in continuous state of motion। ये हमेशा क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं। if they don't do so, they will attracted by nucleus and fall in it, hence
स्ट्रक्चर विल कोलैप्स। ठीक है, ये इसने तीसरी कहानी डाल दी क्या कि वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। क्यों? वो उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो गिर जाएंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स। मतलब जैसे हम कहते हैं कि किसी ने अपना एक सर्कल में रहना है। ठीक है, जैसे हम वो कोई जो है पत्थर बांध के उसके साथ घुमाए ना, डोरा के साथ बांध के घुमाए या धागे के साथ बांध के घुमाए, अगर उसे तेज तेज घुमाते रहेंगे तो ऐसे सर्कल में घूमता रहेगा। उसकी स्पीड स्लो होगी, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डाउन डाउन होता जाएगा और नीचे गिर जाएगा। जैसे वो लकी रानी सर्कस पे वो मोटरसाइकिल दीवारों पे घुमाते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, कार भी घूम जाती है, सारा कुछ घूम जाता है, वैसे ऐसे घूमता है क्योंकि वो मोशन में होते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो उसने कहा कि अगर मोशन रुकेगी तो वो सेंटर की तरफ खींचे जाएंगे और वो खल्लास। ठीक है, अब क्या इसकी सारी बातें ठीक है? क्या इसमें जो बातें कही है वो किसी पाए की हैं भी के नहीं? तो इसलिए यहां से हमने इसके डिफेक्ट पकड़े। पहला भी डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है, इससे आगे दो डिफेक्ट निकलने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आता है, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जाहिर बात है इसके मॉडल में कोई खराबी है तो ही हमने जदीद मॉडल पढ़ना है ना, वरना तो हम इसी का मॉडल लेकर बैठ जाते जो इसने बातें दो चार की है कि प्लेनेटरी मॉडल है, इट्स गुड। उसके बाद उसने कह दिया न्यूट्रल पार्टिकल है, सो दैट आल्सो गुड। उसके बाद उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहता है, तो बात ही खत्म हो जानी थी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये तो इसको कोलैप्स करवा के एटम को खत्म करने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या चक्कर है। सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। एक बात बड़ी प्यार से समझने वाली है, अगर आप समझ जाए तो देखिएगा। जो जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है, वो जमीन के सेंटर के गिर्द घूमने की वजह से इससे पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो उसके सर्कल में है, वरना वो सर्कल से निकल जाता है। यानी कि अगर जमीन अपनी स्पिन मोशन रोक दे, अट्रैक्शन रोक देगी, हर चीज जैसे खला में जाती है वैसे ही चली जाएगी। क्यों? खला में मतलब ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी ग्रेविटी में जाते उसकी तरफ ही आप अट्रैक्ट बैक हो जाते हैं। क्लियर? तो इसने वो ना कहानी बयान की, वो प्लैनेटरी मॉडल है, इस वजह से वो न्यूक्लियस ग्रेविटी की वजह से घूम रहा नहीं है। इसमें घूमने शूमने का चक्कर नहीं है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें अट्रैक्शन है, कोई ग्रेविटी नहीं है। इसलिए इसमें लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी वाला कोई चक्कर नहीं है, इसलिए यहां पे ये चक्कर बताया था। ठीक है ना, इसने तो नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस में रहने का कहा ही नहीं था। इसने कहा तो प्लैनेट लाइक मूव करते हैं, इसलिए ये पकड़ा गया। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, बट दिस इज फॉर चार्जलेस बॉडीज। ये तो चार्जलेस बॉडीज के लिए, यानी कि जमीन के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और चांद के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज है जो जमीन की तरफ आ रहा है, ऐसा तो कोई चक्कर है नहीं, तो ग्रेविटी का चक्कर है। ये तो चार्जलेस बॉडी का होता है। एंड न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्जेस। लो, पहला डिफेक्ट इसने कहा कि ये लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटी की वजह से ये उसके गिर्द घूमता है, लेकिन ये हमने कह दिया ये किसके लिए होता है, चार्जलेस बॉडीज के लिए। लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए पहला ये रूल गलत हो गया कि इसने कहा था कि ये तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन इसमें तो ग्रेविटी का कोई चक्कर मार्जे वजूद में ही नहीं आता। ठीक है, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है, दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। दूसरा,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन continuous state of motion and release energy by which they are gradually attracted by a nucleus and fall into it, and atomic structure become collapse, but it don't happen। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हाइड्रोजन पहली सदी में बनी थी, वो 100 साल भी बाद भी हाइड्रोजन ही है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हाइड्रोजन ही है। तो ये तो डिफेक्ट पकड़ा गया। इसके मुताबिक तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि देखो ना, किसी की एनर्जी यूज हो रही है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, ठीक है, तो उसलिए वो कहते हैं कि ये रिलीज एनर्जी करता है। कैसे? कॉन्टिन्यूसली। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, और फिर इसी के अंदर गिर जाता है, और ये क्या हो जाता है? कोलैप्स। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसने कहा कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है ना, तो फिर हम नई जदीद थ्योरी से बताएंगे कि ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है। इसके मुताबिक तो ये हमने पकड़ लिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? देखो मैं जरा इसके स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। ये लेट्स सपोज दैट एक हमारे पास एटम है। अब इसमें वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन है ना, वो मूव करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के पास होता रहता है, एनर्जी कम करता रहता है, और अल्टीमेटली वो किसके अंदर गिर जाता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता यहां से क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। नेगेटिव ई का मतलब है एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, वो सुस्त होता जाएगा, सुस्त होता 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 आहिस्ता आहिस्ता किसमें गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, अकॉर्डिंग टू किसके? रदरफोर्ड। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, तो वो पहले शेल में ही रहता है, ये तो हमने बाद में पढ़ा है ना। लेकिन इसके मुताबिक क्या था? ये था। और आखिरी बात वो था स्पेक्ट्रम के बारे में। वो किसके बारे में है? स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो सुन लीजिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ energy, atom should give continuous spectrum like rainbow, जैसे होती है, जिसे continuous कहते हैं, जिसका हमें पता ना चल सके किधर से शुरू हुआ है किधर से एंड हुआ, जिसकी बाउंड्री नहीं होती, like rainbow। due to continuous removal of energy it should give continuous spectrum, but it actually give non continuous spectrum called line spectrum। तो इसने कंटिन्यूस की बजाय कौन सा स्पेक्ट्रम दिया? डिसकंटिन्यूस। देना इसे क्या चाहिए था? कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस ही एनर्जी रिलीज निकल रही है, लगातार एनर्जी निकल रही है, तो लगातार वाला ही स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था ना, उसमें तो कोई गैप ही नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये डिसकंटिन्यूस बनाता है। नॉन कंटिन्यूस की बजाय आप लोग अच्छा वर्ड यूज करेंगे, वो है जी डिसकंटिन्यूस। तो हम ये हमारा टॉपिक है, अलग से हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ना है। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। क्यों? इसमें से एनर्जी यके बाद धीरे धीरे निकलती है, मतलब कि इकट्ठी नहीं निकलती, स्टेप बाय स्टेप निकलती है। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये तीन ऑब्जेक्शन थी जिसके जरिए हमें ये कंफर्म हुआ कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसमें ये तीन डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये कितने डिफेक्ट्स हैं जी? तीन डिफेक्ट्स हैं।
क्लियर हो गया? तो यहां तक था हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लियर? तो मैं अगर थोड़ा सा इसे रिवाइज कर दूं लास्ट पे, ताकि आप लोगों को जो चीज रहती है वो भी क्लियर हो जाए। देखिएगा, इसके रूल्स के मुताबिक ये 3 पास्टुलेट थे, ठीक है? पहले पास्टुलेट के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कौन सा है? प्लैनेट लाइक। ओके, प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब वो प्लैनेटरी मॉडल के अंदर ग्रेविटी का चक्कर होगा, तो इसने कह दिया वही चक्कर है। फिर उसने कह दिया ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें बराबर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मोशन, उसने कहा कि हमेशा मोशन में रहते हैं, अगर मोशन में ना रहे तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चिपक जाएंगे, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देगा, ठीक है? ये 3 थी बातें। हमने फिर इसमें से कीड़े निकाले कि जो इसने बात की क्या सही की है। पहला जो हमने इसमें डिफेक्ट डाला, उसने कहा जो आप कह रहे हो ना कि ये अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नहीं, वो किस वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो ये पहले ही फटा पड़ गया। दूसरा, उसने कहा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो कंटीन्यूअस एनर्जी रिमूवल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन का जो रुझान है वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। जब वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कोलैप्स, चिपक जाएगा, पिचक जाएगा। जिसका मतलब है कि ये मार्कर अभी इतनी बड़ी है, इसे यूज करूं तो आहिस्ता 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 रिड्यूस होती फुल टाइम में क्या हो जाए? फुल टाइम में क्या हो जाए? बिल्कुल ही छोटी हो जाए। तो लेकिन ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। फिर स्पेक्ट्रम, उसमें कंटीन्यूअस एनर्जी निकलती है। ये देखो, यहां से एनर्जी निकली जाएगी, निकली जाएगी, निकली जाएगी, तो वो निकली जाएगी, लाइन निकली जाएगी, निकली जाएगी, जैसे हम लोग वो कहते हैं प्रिंट निकली जाएगा, निकली जाएगा, उसमें कोई गैप नहीं आएगा। तो इस वजह से वो स्पेक्ट्रम भी कौन सा बनना चाहिए? उसका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एनर्जी निकलती है फिर नहीं निकलती, निकलती है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना। कैसे बना वो अभी हमारा टॉपिक, अभी नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। क्लियर? तो इन तीनों डिफेक्ट से अगले साइंटिस्ट के अंदर ये मोटिवेशन पैदा हुई कि भाई ये जो डिफेक्ट है इसको ओवरकम कैसे किया जाए। तो इसका मतलब है परफेक्ट मॉडल ऑफ एटम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्लियर हो गया? तो थैंक यू वेरी मच। यहां तक हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।